जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑन द स्टडी IQ PCS। मैं हूं विद्याधर शुक्ला और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 69 BPSC इंटरव्यू के बारे में। कुछ बेसिक्स चीजों को आपको ध्यान रखना होगा जिससे आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स आपको इंटरव्यू में मिल सकते हैं। उन सारे बेसिक्स चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है क्योंकि आप प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करके आ चुके हैं और कुछ चीजों का बस आप ध्यान रखें, कुछ बेसिक्स चीजों को आप ध्यान से अगर अभी से तैयार रखें तो आपका इंटरव्यू काफी अच्छा हो सकता है और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा रैंक मिल जाएगा और आपके मनचाहे जो सर्विस है आपको मिल सकता है। आइए हम लोग उस पे डिस्कस करते हैं, उस पे चर्चा करते हैं। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, अब इसके इंटरव्यू की जब हम बात करेंगे से पहले थोड़ा-सा आप चाहें तो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्टली आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। विद्या लाइव ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। नाउ हम बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू जो है, यहाँ आपके नॉलेज से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी एंड एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है। आपका व्यक्तित्व कैसा है? आप किसी कंडीशन में कैसे बिहेव कर पाते हैं? ठीक है? क्या आप पे अगर कोई प्रेशर दी जाए, आपका पर्सनैलिटी कैसा रहता है? आप कैसे बिहेव कर पाते हैं उस टाइम? सबसे ज़्यादा इस इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। प्रेज़ेंस कैसा है? अपने आप को आप प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हैं? देखिए, इंटरव्यू में नॉलेज आपकी चेक की जा चुकी है। सॉरी, नॉलेज आपकी मेंस और प्रीलिम्स में आयोग चेक कर चुका है। तो यहाँ पे आप अपीयरेंस चेक की जाती है, आप कैसे अपीयर हो रहे हैं, ठीक है? कई बार ये देखने को मिला है कि स्टूडेंट्स एंटर होते हैं जो इंटरव्यू रूम में और बिना परमिशन के इंटर हो जाते हैं और जाकर के बैठ जाते हैं सामने। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके सामने जो लोग बैठे हैं, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो काफ़ी सीनियर हैं। तो हमें सबसे पहले उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है? आपको पूछ करके जाना है, आपको उनको विश करना है। उसके बाद वो खुद कहेंगे आपको बैठने के लिए, तभी आपको बैठना है। ठीक है? इन सब के मार्क्स होते हैं। ये आपको दिखाता है कि आपका पर्सनैलिटी कैसा है। ठीक है? कभी भी कोई भी आंसर अगर आपको देना हो, कोई क्वेश्चन आपसे किया जाए और आपको अगर कोई आंसर देना हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, अच्छे से सुनिए। अच्छे से सुनने के बाद ही आप कोई आंसर वहां पे दीजिए। कंप्लीट क्वेश्चन को सुने बगैर आप बीच में अगर बोलेंगे, वहीं पे आपके मार्क्स कटते हैं। अगर आपको आंसर समझ नहीं आया, आप दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन बीच में आप नहीं बोलेंगे। ठीक है? कंप्लीट आंसर्स, कंप्लीट क्वेश्चन सुनेंगे, उसके बाद आप अपना आंसर देंगे। क्वेश्चन को सुनने के टाइम थोड़ा सा आपको आगे की तरफ आना होगा। आगे इन द सेंस कि थोड़ा सा आप अपने बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं आगे की तरफ। पोस्चर आपका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेट पोस्चर होना चाहिए। और जब क्वेश्चन को आप जब आंसर कर रहे हैं, उस टाइम पे थोड़ा-सा आप अपने रिलैक्स पोज़ीशन पे आकर के आंसर करेंगे और बिना चेहरे पे सिकन लाए आपको आंसर करना है, ठीक है? आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है या आप नहीं आंसर कर पा रहे हैं, तो आप सॉरी कह सकते हैं, "सॉरी सर, मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ, अभी मुझे आंसर नहीं आ पा रहा है।" ठीक है? या "सॉरी सर, आई एम नॉट रिकॉलिंग एट दैट टाइम, आई विल लर्न इट।" ठीक है? मैं इसे अध्ययन कर लूँगा। जिस मीडियम में आप चाहें, जिस मीडियम में आपको देना हो, आप उनसे बोल सकते हैं। बहुत पोलाइट होकर के आपको बोलना है। काफ़ी पोलाइटनेस वहाँ पे होनी चाहिए आपके आपके पास। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कड़ी भी नहीं होनी चाहिए,
ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन खुद कोशिश रखें कि थोड़ा पोलाइटनेस आपको दिखे, ठीक है? क्योंकि आपको वहीं पे यहाँ पे यही शो करना है। पहला शो आपको जो करना है, वहाँ पे आपकी अपनी पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड, ठीक है? तो कई बार ये होता है कि बहुत कुछ बना के नहीं शो करना होता है, जो आप हैं वही दिखाना है। हाँ, लेकिन अब जो है वही दिखाना है इन द सेंस कि आपको वहाँ पे थोड़ा-सा फॉर्मल भी रहना है, ठीक है? ये इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहली बात कि आपको पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड पे अगर आप अभी से इस पे काम करें, कुछ दिन, ठीक है? अपने आप को इस तरह से रिप्रेज़ेंट करें, प्रैक्टिस करें, मॉक इंटरव्यू दें, ताकि आपका जो ये जो ये प्रैक्टिस में आ जाए, इन कुछ दिनों में आपके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो जाएँ, ठीक है? और अपने शब्दों का बहुत ख़ासा ध्यान रखें। आपके शब्द जो आप चुनें, वो भी जब आप आंसर करने के लिए वो एरोगेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? बहुत पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो बहुत सीनियर पर्सन होते हैं। वो हमारे बहुत सीनियर होते हैं। इन बातों का हमें काफ़ी ध्यान रखना होता है। नाउ उसके बाद आपको जब हम नॉलेज बेस पे आते हैं कि आपसे क्वेश्चंस तो डेफिनिटली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, ठीक है? तो कुछ कुछ क्वेश्चंस के सैंपल हैं मेरे पास, मैं आपको शो करूँगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आजकल इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं आपसे और 69 बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमें करंट इश्यू को ध्यान में रखना, जो भी करंट इश्यू अभी प्रेज़ेंट टाइम में जो चल रहा है, जो डिबेट चल रही है सोसाइटी में, जैसे हम बात करें यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिपब्लिक डे पर 15 अगस्त को अपने स्पीच में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात की। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है? काफ़ी न्यूज़ में रहता है और गवर्नमेंट इस पे वर्क कर रही है, तो इसका कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें हम जो भी डिबेटेबल टॉपिक है, सोसाइटी में जो डिबेट चल रहा है प्रेज़ेंट टाइम में, उसको तो आप ज़रूर ध्यान में रखें, ठीक है? करंट इवेंट, नेशनल इवेंट जो भी है, अभी आप उन पेपर्स को ज़रूर पढ़ें। अभी आपका कंप्लीट ये जो टाइमिंग है, ये न्यूज़पेपर पे ही जाना चाहिए। जो भी अच्छे से न्यूज़पेपर को पढ़िए, जो भी न्यूज़ है, उसको देखिए, एडिटोरियल देखिए कि कहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ठीक है? उससे आप अपने अच्छे से शब्दों का चयन करेंगे, कोई आंसर करने के लिए, ठीक है? नेशनल न्यूज़ हो गया, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया, उसके साथ बिहार करंट अफेयर, बिहार करंट इश्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बिहार, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं बिहार के लिए, आपको सर्विस बिहार में करनी है, आपको बिहार के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? हाँ। इसके बाद बिहार को हमें करना है, कई सारे टॉपिक मैं आपको अभी शो करूँगा जो आपको पढ़ना होगा। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन का जो आपका सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन यानी ऑनर्स में जो आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स किया है या पीजी आपने किया हो जिस सब्जेक्ट से, ठीक है? उसको उसका स्टैटिक पोर्शन भी आपको कंप्लीट रखना होगा। ठीक, जैसे आपने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया, हिस्ट्री को अच्छे से कंप्लीट रखिए। जो भी इम्पोर्टेंट थीम्स हैं, उसको पढ़ लीजिए। पॉलिटिकल साइंस से किया, उसको कंप्लीट, क्योंकि 68th बीपीएससी में हम लोगों ने जो स्टूडेंट से बात की, हमने देखा कि काफ़ी स्टूडेंट से ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, उनसे पूछा गया है कि आपके ग्रेजुएशन के क्या सब्जेक्ट रहे हैं? और उन सब्जेक्ट पे क्वेश्चंस किए गए हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे ध्यान रखिएगा। हॉबीज़, देखिए हॉबीज़ जो है, कई सारे स्टूडेंट्स का कई बार लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, काम नहीं करते हैं, ठीक है? होता भी नहीं है, बहुत लोगों का कोई हॉबी ही नहीं होता है। अब जो आप हॉबी का मतलब क्या है कि आप अपने खाली समय में आप अपने वर्क के अलावा जो काम कर रहे हैं, जिसमें आपकी रुचि है, ठीक है? जैसे हम कहें कि हमें चेस खेलना पसंद है। चेस खेलने में पसंद होने से इसका मतलब कि मैं चेस के बारे में जानता हूँ,
मैं चेस खेलता हूँ, अच्छे से खेलता हूँ, चेस के बारे में मैं जानता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि प्रेज़ेंट टाइम में चेस ग्रैंड मास्टर कौन है, ठीक है? वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? कौन-कौन से इवेंट हुए हैं? यानी कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। मैं ये अगर हॉबी रखूँ कि मैं गाना गाता हूँ, गाना गाना मेरा हॉबी है। एट लीस्ट मुझे अच्छा गाना गाना आना चाहिए। आना चाहिए कि इसका मतलब कि मैंने उसपे सीखा है, उसको प्रैक्टिस की है। हॉबी का मतलब ही होता है कि हमने उसपे वक़्त वक़्त दिया है। कविता अगर मेरी हॉबी है तो कविता मुझे आना चाहिए। वहाँ पे आपसे कहा क्या पूछा जा सकता है कि आप एक कोई कविता आपने लिखी हुई कोई कविता सुनाइए। अपना लिखा हुआ कोई सॉन्ग सुना सुना दीजिए। आप जो भी बोलेंगे उससे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन होगा। इसीलिए हॉबीज़ आप ऐसा चुनिए जिसके बारे में आपको पता हो या पहले से आपका कोई हॉबी हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कुछ डेवलप कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ों को रखिए जिससे आप पे क्रॉस क्वेश्चन कम हो और ऐसे कुछ क्वेश्चन हो तो आप उसका जवाब दे सकें। ये आप पे डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप देखिए क्या रख सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, थोड़ा-सा इस पे वर्क कर लेंगे। क्योंकि इन इन सब से आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है? आइए कुछ टॉपिक हैं, उनको हम लोग देखते हैं। जैसे मैं बिहार से रिलेटेड बात करूँ, तो सबसे पहले आपको पता है कि रिज़र्वेशन पॉलिसी काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है और काफ़ी बात चल रही है रिज़र्वेशन पॉलिसी पे। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिज़र्वेशन पॉलिसी पे स्टे लगा दिया है। तो 65% जो रिज़र्वेशन दी गई थी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, उसपे स्टे लगाया जा चुका है, ठीक है? तो रिज़र्वेशन पॉलिसी जो है, ये इसको अच्छे से पढ़िए। इससे रिलेटेड क्या फंडामेंटल राइट को भी ध्यान से रखिएगा। जो भी आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? रिज़र्वेशन से रिलेटेड जो भी जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के रिज़र्वेशन से रिलेटेड इन सबको अच्छे से पढ़िए, ठीक है? कास्ट सर्वे कास्ट सर्वे कौन-कौन सी स्टेट कंडक्ट की है? क्या होता है कास्ट सर्वे? क्या फाइंडिंग्स आए हैं? इसके का क्या रोल रहा है? फाइंडिंग्स क्या रहे हैं? इसका क्या इम्पोर्टेंस है? कास्ट सर्वे की बात की जाती है। ऑपोजिशन हमेशा कास्ट सर्वे की बात करता है कि पैन इंडिया लेवल पे कास्ट सर्वे कराया जाए। तो पैन इंडिया लेवल पे कास्ट सर्वे कराया जा रहा है तो क्या इम्पोर्टेंस होगा? सिग्निफिकेंस क्या है? महत्व क्या होगा? उससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा? ये चीज़ें पता होनी चाहिए। स्पेशल स्टेटस की बात करें, बिहार के स्पेशल स्टेटस की बात चल रही थी। काफ़ी टाइम से इस पे स्पेशल स्टेटस की डिमांड हो रही है बिहार के लिए। क्या रिक्वायरमेंट है बिहार को स्पेशल स्टेटस की? अगर स्पेशल स्टेटस मिल जाता है तो क्या फ़ायदे होंगे? नहीं मिल रहा है तो क्या नुकसान है? ठीक है? जो स्पेशल पैकेज प्रोवाइड की गई है इस बार बजट में, इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा है? इससे क्या डेवलपमेंट होंगे बिहार में? इन सबको आपको ध्यान में रखना होगा। प्रेज़ेंट टाइम में लैंड सर्वे चल रहा है बिहार में, इसका क्या यूज़ है? इससे क्या बेनिफिट होगा? क्या डिसएडवांटेज है इसका? आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़, बिहार में इंडस्ट्रीज़ की कमी है। बिहार में हाँ, धीरे-धीरे ग्रोथ हो रहा है। इतना ग्रोथ है इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है? बिहार में पलायन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रीज़ कमी है, तो इससे क्या हो रहा है? पलायन हो रहा है बिहार में। तो इससे कैसे हम लोग गवर्नमेंट क्या-क्या इनिशिएटिव कर रही है, इससे कैसे बाहर आ सकते हैं? पॉवर्टी को कैसे खत्म कर सकते हैं? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लाया गया, रिपोर्ट लाई गई नीति आयोग के द्वारा, उसमें बिहार की क्या स्थिति है? ठीक है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट जो आया, में बिहार का क्या कंडीशन क्या है बिहार की? ठीक है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम हमेशा देखते हैं कि नीतीश कुमार जी कभी हमेशा पार्टी चेंज करते रहते हैं, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कंडीशन आ जाती है। ठीक है? इसका क्या इम्पैक्ट होता है बिहार के ग्रोथ पे, बिहार के डेवलपमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है? ऐसे कई सारे टॉपिक हैं, ठीक है? इस पे आप फोकस कर सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है जिसको मैंने रखा, इसको तो आप इग्नोर करेंगे ही नहीं, ठीक है? एनवायरमेंटल इश्यूज पे अगर हम बात करते हैं तो फ्लड मैनेजमेंट आपको पता है कि हर साल फ्लड आता है। करंट डेवलपमेंट क्या हो रहा है? गवर्नमेंट क्या एक नीतिश डिवाइस बनाई गई है।
क्या है वो? क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है? एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स क्या-क्या आ रहे हैं? रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है? अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, बिहार की पर्सनैलिटीज़, इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटी है, जैसे भिखारी ठाकुर के बारे में बात करें या कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बात करें, जिनको भारत रत्न दी गई है, ठीक है? जयप्रकाश नारायण जी, इन लोगों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। कुछ वुमेन, देखिए, यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट भी याद रखें, यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट बिहार से रिलेटेड, ठीक है? वुमेन एम्पावरमेंट पे आपको नेशनल में भी आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान रखना होगा और खासकर आपको पता है कि जब नारी शक्ति बंधन विधेयक वुमेन को 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई, कहाँ पे? लोकसभा प्लस विधानसभा में, ठीक है? इसका क्या इम्पैक्ट होगा? वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा? क्या वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकली स्ट्रांग हो पाएगा? ये भी डिबेटेबल पॉइंट है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। बिहार में पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी में 50% रिजर्वेशन है वुमेन के लिए। कितना उसका सिग्निफिकेंस रोल प्ले किया है वो? क्या इससे वुमेन का एम्पावरमेंट हुआ है? सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण हो पाया है अच्छे से, ठीक है? वुमेन का कुछ फेस, यानी वुमेन पर्सनालिटी को भी आपको ध्यान रखना होगा। शारदा सिन्हा जी, ठीक है? वुमेन से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुई हैं, इन बातों को ध्यान रखना। वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, इसको आपको याद रखना होगा। इस पे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, ठीक है? हाँ, हम बात करेंगे नेशनल इशू। नेशनल इशू में सबसे पहले हमने आपसे बात किया यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड, रोल ऑफ ऑपोजिशन, ऑपोजिशन का क्या रोल है? इलेक्टोरल बॉन्ड दिन न्यूज में रहा। गवर्नेंस में कितना इंपैक्ट हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का? कितना इंपैक्ट करता है गवर्नेंस को? क्या इश्यूज थे इलेक्टोरल बॉन्ड में? ऑपोजिशन, 10 साल के बाद ऑपोजिशन आया है, क्या रोल रहा है ऑपोजिशन? क्या हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का रोल क्या है? ठीक है? कोलिशन गवर्नमेंट, हमेशा बात की जाती है कोलिशन गवर्नमेंट की, तो क्या एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है कोलिशन गवर्नमेंट का? सेपरेशन ऑफ पावर, हमेशा जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव में एक हम बात सेपरेशन ऑफ पावर की कहते हैं, लेकिन हमेशा देखते हैं कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। पिछले बार आप 2023 में आपने देखा कि जुडिशरी ने डायरेक्शन दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में सीबीआई का भी रोल होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। लेकिन पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया। जो बिल पेश किया गया उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया। तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बना रहता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में, कि हम बात सेपरेशन ऑफ पावर की करते हैं। आर्टिकल 50 देखेंगे तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाती है, बट इंडिया में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है नहीं। यूएस की बात करें तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति का पृथक्करण है, ठीक है? जहां भी आपको वुमेन एम्पावरमेंट, बैंकिंग एक्ट आया है अभी हाल ही में, डिजास्टर रूल आया है, वो भी देखें, ठीक है? नीति आयोग की रिपोर्ट्स को, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट थीम है जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारे न्यूज है जो आपको कवर करने होंगे, लेकिन इतना इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एनवायरमेंट आजकल बहुत ज्यादा कंसर्न में रहता है, हमेशा एनवायरमेंट से रिलेटेड बात की जाती है। कई सारे बर्निंग इशू है एनवायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है? इंपैक्ट ऑफ मॉनसून, मॉनसून का इंपैक्ट क्या है?
एल नीनो हमेशा हम लोग बात करते हैं एल नीनो के लिए कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए कैसे एल नीनो इंपैक्ट करता है इंडियन इकोनॉमी को। इंडिया पे क्या इंपैक्ट होता है, इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होता है, ये भी ध्यान रखें। एल नीनो कैसे इंपैक्ट कर रहा है, हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करेंगे, एयर पॉल्यूशन की, सॉइल डिग्रेडेशन की, सॉइल फर्टिलिटी हमेशा डाउनग्रेड हो रही है। ठीक है, हम यहां पे बायोफ्यूल पॉलिसी की बात कर सकते हैं, बायोफ्यूल पॉलिसी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है, G20 में ग्लोबल बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च की गई इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो इन सब पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआर की, इंटरनेशनल रिलेशन की। आईआर में, आईआर एक ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, आईआर में सबसे पहले प्रेजेंट टाइम में, जैसे आपको पता है कि हाल ही में पोलैंड, इंडिया और पोलैंड के रिलेशन काफी न्यूज में रहा है। इंडिया और पोलैंड, पोलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजिट हुआ, वहां से फिर वो यूक्रेन गए। देखिए, तो हमें पोलैंड से रिलेशन, यूक्रेन से रिलेशन, आप देखेंगे कि हमारा रिलेशन रशिया से काफी अच्छा है, बट हम यूक्रेन को छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया ये हमेशा मानता है कि ऑल वर्ल्ड्स आर इंटरकनेक्टेड, ऑल कंट्रीज आर इंटरकनेक्टेड, सॉरी, all countries are interconnected to each other and all countries are dependent to each other, सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी ये है प्रेजेंट टाइम में कि हमें सभी से रिलेशन, एक कॉर्डियल रिलेशन सभी से बना के रखना है, सभी देशों से, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे यूएस हो। हाँ, डिस्प्यूट अपनी जगह है, जो हमारे जैसे पाकिस्तान है, चीन है, लैंड डिस्प्यूट है, अपनी जगह है। अभी बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसका क्या इंपैक्ट होगा, इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा, म्यांमार में जो प्रॉब्लम है उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा। इंडिया ने वो फ्री रिजम मूवमेंट था म्यांमार के साथ, उसको बंद कर दिया, 2018 में स्टार्ट की गई थी, उसको बंद किया गया है। 16 किलोमीटर का बॉर्डर था, फेंस कर दिया गया। ठीक है, जबकि वहां पे ट्राइबल जो बॉर्डर पे रहते हैं उनको अलाउड था कि वो सॉरी 16 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं, और 16 किलोमीटर का में मूवमेंट जो था वो अलाउड था। ठीक है, लेकिन अभी जो बाउंड्री है, उस सारे बाउंड्री को फेंस की जा रही है। ठीक है, 16 किलोमीटर तक ही अलाउ था, जो बॉर्डर पे जो ट्राइबल रह रहे हैं उनके लिए, कि 16 किलोमीटर तक एंटर कर सकते हैं इंडिया और म्यांमार में। बट अभी इंडिया ने डिसाइड किया है कि इसके पूरे बाउंड्री को हम लोग फेंस कर देंगे। आप देखेंगे म्यांमार से तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे कनेक्ट है म्यांमार से। ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसमें कुछ ना कुछ हाथ म्यांमार का भी है, म्यांमार के ट्राइबल्स का भी बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पे मणिपुर के हिंसा में। ठीक है, तो उसके लिए ये सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट होगा इंडियन इकोनॉमी पे। तो इस तरह के जो इशू हैं, हम हमेशा पैसिफिक ओशियन की बात करते हैं, हमेशा इंडियन ओशियन की बात करते हैं। इंडिया इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडिया। क्यों, हम लोग क्यों इतना ओशियन पे इतना फोकस क्यों है। अभी हाल ही में कुछ द हिंदू का ही न्यूज था कि जो रेड सी है, रेड सी हमारे लिए, आप मैप को देखेंगे रेड सी, तो रेड सी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ एडन के थ्रू बाबेल मंडेब से होते हुए इंडिया जो है यूरोप की तरफ जाता है, रेड सी होते हुए, रेड सी से मेडिटेरेनियन, से मेडिटेरेनियन से यूरोप में। हम ऑयल भी यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, रेड सी से होते हुए, अदर भी एक जो प्रोडक्ट है हम यहां से एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, केप ऑफ गुड होप की तरफ से जा रहे हैं, यानी हम जो जो अफ्रीका है, अफ्रीका से होते हुए जा रहे हैं। क्या इंपैक्ट होगा इसका, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
क्योंकि ये क्या होगा, एक रूट बड़ा हो जाएगा, जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब क्यों हो रहा है? क्योंकि रेड सी पे इंटरप्शन क्रिएट किया जा रहा है। जो हुती कम्युनिटी है यमन का, यहीं पे एक पॉइंट और भी लिखा हुआ था पेपर में कि जो रशिया जो है, रशिया अभी भी ट्रेड रेड सी से ही कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो ह्यूती कम्युनिटी है यमन की है, इनके बैक में कौन है? ईरान है। ईरान से यूएस का कॉन्फ्लिक्ट है। रशिया यूएस का ओपोनेंट, तो ईरान का फ्रेंड हुआ। ऑल्दो इंडिया का ईरान के साथ रिलेशन अच्छा है, बट स्टिल इंडिया को थ्रेट है। और इंडिया नहीं चाहता है कि कोई भी हमारा जो शिप हो, कोई भी हमारा जो कार्गो शिप है, उस पे अटैक हो या उसको हाईजैक किया जाए। उससे काफी हेवी नुकसान होता है, हेवी लॉस होता है। इस तरह की स्ट्रैटेजी को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप इस तरह से आप बता सकते हैं, अगर आप कंप्लीट इन चीजों का इंफॉर्मेशन है आपके पास, तो आपके नंबर नो डाउट बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और बहुत कूल एंड काम होकर के करना है। ठीक है, तो ये आपका इंटरव्यू का, आप इस तरह से कुछ तैयारी कर सकते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स को देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं वही बात कहूंगा कि जरूरी नहीं कि ये जो मैं इश्यूज बताए हैं वहीं से क्वेश्चन आए, बट आ सकते हैं। मतलब मैं कहूं तो 90% चांस है कि यहां से कुछ क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे, इससे इस थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखें इसे। पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप जवाब नहीं देंगे, आप पोलाइटली सॉरी कह सकते हैं कि मैं इसे समझूंगा, मैं इसे पढ़ पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी। बट थोड़ा सा अपने आप पे फोकस रखें, अपनी पर्सनालिटी को ध्यान रखें, पर्सनालिटी पे ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो नो डाउट आप बहुत अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं इन द 69 बीपीएससी इंटरव्यू। ठीक है, तो यदि आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ऐसे स्टूडेंट जो 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। संकल्प बैच सेकंड जो है स्टार्ट की जा रही है स्टेट पीसीएस, स्टडी आईक्यू स्टेट पीसीएस के द्वारा, स्टडी आईक्यू पीसीएस के द्वारा इसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको एक हर एक सब्जेक्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। जो स्टूडेंट्स ज्वाइन हैं उनको पता है कि एक डायनेमिक वे से आपको पढ़ाया जाता है, चाहे करंट हो या स्टैटिक पोर्शन हो। ठीक है, मैं आपको पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर पढ़ाता हूँ। इसमें मैं आपको कोशिश करता हूँ कि एक डायनेमिक अप्रोच दिया जाए, करंट इश्यूज को स्टैटिक के साथ कनेक्ट करके आपको पढ़ाया जाए, चीजों को आप समझ पाएं। ठीक है, वन टू वन मेंटरशिप यहाँ पे रखी गई है, जिससे आपको किसी भी तरह के डाउट्स हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डिस्कस कर सकते हैं अपने मेंटर्स के साथ। साथ में वीकली करंट अफेयर सेशंस दिए जाते हैं, जिसमें जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और एनालिटिकल वे में आपको वो करंट अफेयर की सेशंस कराए जाते हैं। ठीक है, हर एक स्टेट के लिए है वो। ठीक है, बिहार के लिए भी है, जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट है वो भी चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल, जेएनके, एमपी, हरियाणा, हर एक स्टेट का अपना अपना बैच है, सेपरेट बैचेज हैं। ठीक है, करंट अफेयर में आपको नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के न्यूज हर एक वीक में कवर कर दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट डे से यहाँ पे एक आंसर राइटिंग कराई जाती है, मेंस की आंसर राइटिंग कराई जाती है। आपको पता है कि मेंस आंसर लिखना एक अपने आप में एक अच्छा स्किल है, और ये डेवलप होनी चाहिए। अगर आप अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो आपके अंदर मेंस लिखने का आंसर एक स्किल जो है डेवलप रहना चाहिए। और आपको यहाँ पे वो डेवलप कराई जाती है, उसका इवैल्यूएशन होता है और बहुत अच्छे से इवैल्यूएशन होता है। आपको पता चल पाता है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। आपके पास एक कंप्लीट, आप मानिए अगर हम हर दिन एक आंसर आपको लिखने के लिए दिया जा रहा है, 30 दिन में 30 आंसर आपका कंप्लीट हो रहा है। आप 1-2 महीने में बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिखने लगेंगे। ठीक है, और जो आपके पीडीएफ्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बैच स्टार्ट हो रहा है 7 सितंबर से। आपको एक कोड यूज करना होगा, विद्या लाइव, VIDYALIVE। इस कोड को यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, नहीं तो प्राइस आपको ज्यादा लग जाएगा। ठीक है,
तो आप इसका इस्तेमाल करें, अच्छे से प्रिपेयर करें और 69 बीपीएससी को इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।